नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है प्रीमियर आधार IAS एकेडमी। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं 27 और 28 जून 2026 की समसामयिक घटनाओं के साथ। चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी समसामयिक घटना आज के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। ये हमारी 6 महीने की करंट अफेयर्स की बुक जो आपके मार्केट में अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका। अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये बुक कैसे लग रही है। वैसे तो मुझे पता चल ही रहा है क्योंकि आप ये बुक ले रहे हैं तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती रहती है, पर फिर भी आप अगर नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ से पहली न्यूज़ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर आ गया है। पंजीयन एवं प्री रजिस्टर्ड हितग्राहियों के निराकरण में हासिल किया पहला स्थान। योजना की प्रमुख बातें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य में पंजीयन एवं प्री जो है रजिस्टर्ड जो लोग थे, प्री रजिस्टर्ड हितग्राहियों के निराकरण में अद्वितीय प्रदर्शन छत्तीसगढ़ ने किया है। छत्तीसगढ़ के उपलब्धि के पीछे का कारण देखें तो साधन मॉनिटरिंग अगर आप देखें, सभी जिलों में योजना की सतत निगरानी और समय समय पर समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों का सशक्त सहयोग है। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिशन मोड में कार्य किया है। जागरूकता अभियान चलाए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, जिसके कारण हमको यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभागों के साथ बेहतर समन्वय एवं सहभागिता सुनिश्चित की गई है। ऑनलाइन पंजीयन, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने में हमारी मदद की है। वित्तीय अभिवर्ष में मात्र 9 दिनों में 72% लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के पंजीयन की 15 जून से 15 जुलाई तक संचालित विशेष अभियान में यह उपलब्धि हमको प्राप्त हुई है और इसमें सबसे पहला स्थान जांजगीर चांपा जिले ने प्राप्त किया है, तो ये भी उल्लेखनीय है। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास जारी रहेंगे और राज्य सरकार का लक्ष्य मातृत्व पोषण एवं महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना है। आगे देख रहे हैं दूसरी इंफॉर्मेशन, दुर्लभ भारतीय जंगली कुत्ता जिसको हम ढोल कहते हैं, ये प्राप्त हुआ है हमको। कहाँ पर, तो याद रखिएगा धमतरी एवं गरियाबंद जो छत्तीसगढ़ का जिला है, यहाँ पर अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 के दौरान लगाए गए कैमरा ट्रैप में 4 ढोल जो है आपको ये इनकी फोटो रिकॉर्ड हुई है। लंबे समय बाद इस संकटग्रस्त प्रजाति की उपस्थिति दर्ज होने से वन विभाग एवं विशेषज्ञों में उत्साह है। 4 ढोल का यह झुंड हमारे जंगलों की संतुलित परिस्थिति का प्रमाण है और शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या नियंत्रित कर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करता है। केवल स्वस्थ, संतुलित और पर्याप्त शिकार करने वाले जंगलों में ही ये टिकते हैं। इनकी उपस्थिति जंगल के बेहतर स्वास्थ्य एवं सफल वन्यजीव संरक्षण का महत्वपूर्ण संकेत है। अगर इनका वैज्ञानिक नाम देखेंगे आप तो क्यूओन अल्पाइनस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भारतीय जंगली कुत्ता है, इंडियन वाइल्ड डॉग के नाम से जाना जाता है और IUCN ने इसे इंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है। ये समूह में शिकार करने वाला अत्यंत संगठित और मांसाहारी जीव है और बड़े जो परभक्षी हैं उनको चुनौती देने में ये सक्षमता है। किसी भी क्षेत्र की परिस्थिति केवल बड़े जीवों की उपस्थिति से नहीं बल्कि महत्वपूर्ण खाद्य श्रृंखला के संतुलन और मजबूत होती है। ढोल जो है पारिस्थितिकी एवं संरक्षण प्रयास की सफलता का सशक्त प्रमाण हमारे सामने दिखाई देता है कि इनकी उपस्थिति हमको बताती है कि हमारा जो परिस्थिति है वो काफ़ी, पारिस्थितिक तंत्र है वो काफ़ी संतुलित है। तो याद रखिएगा कि ये कहाँ पर देखा गया, तो धमतरी और गरियाबंद के जंगलों में इनको रिकॉर्ड किया गया है, ट्रैक किया गया है। आगे देखिएगा, महानदी जल विवाद 2026 क्या है, चर्चा में क्यों है, ये देखते हैं। महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को 11 जुलाई 2026 तक आपसी सहमति बनाने का अंतिम अवसर दिया है। यदि तय समय सीमा तक समझौता नहीं होता तो ट्रिब्यूनल नियमित न्यायिक सुनवाई शुरू कर देगा और अब तक 24 दौर की तकनीकी समिति की बैठक हो चुकी है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। महानदी के पानी को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, इसको लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है। विवाद क्या है ये भी समझ लेते हैं। ओडिशा का कहना है कि गर्मियों में 300 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए उसे महानदी का अधिक पानी चाहिए और छत्तीसगढ़ का तर्क है कि गर्मियों में महानदी बेसिन में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं रहता, इसलिए अतिरिक्त पानी देना संभव नहीं है।
ओडिशा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कई बैराज एवं जल परियोजनाएं बनाकर नदी का प्रवाह कम कर दिया गया है और हमारा ये मत है कि हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बिजली भी प्रोडक्शन करना है, इसी से सिंचाई भी करना है। ओडिशा को पानी के बजाय 300 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। सुझाव दिया है कि ओडिशा अगले 10 वर्षों में महानदी डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई परियोजना का विस्तार करे। छत्तीसगढ़ का कहना है कि डेल्टा क्षेत्र का काफ़ी पानी बिना उपयोग समुद्र में चला जाता है, इसलिए उसके बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। अगर हम देखें कि क्या क्या आपत्तियां हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा ने छत्तीसगढ़ द्वारा बनाए गए निम्न प्रमुख बैराज और परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है, जिसमें कलमा बैराज, समोदा बैराज, शिवरी नारायण बैराज, बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज, साराडी बैराज, केलो प्रोजेक्ट, अरपा भैंसाजर परियोजना और सोंडूर परियोजना और मोंगरा बैराज, इन सब पर ऑब्जेक्शन राइज किया है। अगर कोई मत नहीं निकलता, कोई समाधान नहीं निकलता, तो फिर फाइनली इसको हम रेगुलर हियरिंग में चले जाएंगे और फिर रेगुलर हियरिंग होगी इसकी। तो ये विवाद किसके बीच है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है और महानदी के जल को लेकर है, याद रखिएगा। अगला देख रहे हैं हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिसमें भारत का पहला परमाणु आधारित हाइड्रोजन उत्पाद संयंत्र स्थापित किया गया है। कहां पर, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, तमिलनाडु में। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में दुनिया का पहला हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है, जो कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र का उपयोग करता है। यह तकनीक बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटती है और परमाणु ताप का उपयोग करती है। याद रखिएगा कैसे काम करता है, तो पानी को कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र की सहायता से उच्च ताप लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभाजित किया जाता है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करे बिना कार्बन मुक्त का उत्पादन करती है, क्लीन हाइड्रोजन का उत्पादन करती है, बिना कार्बन के ये गैस निकालती है। आगे देखिएगा मुख्य बिंदु, दुनिया का पहला परमाणु जो ताप है आधारित कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है। अगर हम देखें कि तकनीक विकसित की, तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा ये तकनीक विकसित की गई है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर पर ये बेस्ड है। कार्य सिद्धांत देखें तो पानी को उच्च ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए यह उत्पादन कार्बन फ्री है, कार्बन मुक्त है और कार्बन मुक्त गैसों का ये उत्पादन करता है। यह टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट है, जो भविष्य में बड़े पैमाने पर उत्पादन का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर सकता है। यह तकनीक उच्च ताप पर कार्य करती है, इसलिए इसे ऊर्जा दक्षता इलेक्ट्रोलिसिस से अधिक मानी जाती है। यह भारत के हाइड्रोजन इकोनॉमिक्स और नेट जीरो इमिशन लक्ष्य को समर्थन देती है। भविष्य में इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तथा अन्य जनरेशन 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ज्यादा देखिए कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो कलपक्कम में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। संस्था कौन सी है, तो IGCAR है। टेक्निक कौन सी यूज हो रही है, तो कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल के द्वारा हो गया है। और विकासकर्ता कौन है इसका, तो बाराक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऊष्मा स्रोत क्या है, तो FBTRB विशेषता, यह दुनिया का पहला परमाणु ताप आधारित कॉपर क्लोरीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है। कार्बन मुक्त ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का इससे लक्ष्य रखा गया है, ये याद रखिएगा। कहाँ पर है, तो कलपक्कम में। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 और भारत की स्थिति हम देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये जारी कौन करता है, तो ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 के अनुसार हम देख रहे हैं यूनिकॉर्न क्या होता है, तो परिभाषा देख लीजिए। कोई भी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जो शेयर बाजार में लिस्टेड ना हो, जिसका कुल मूल्यांकन, कुल वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन यानी लगभग 8,300 करोड़ या उससे अधिक का हो जाए, तो वो यूनिकॉर्न के लिए हो जाती है एलिजिबल। शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यह शब्द साल 2013 में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली ने दिया था। अगर हम देखें कि डेकॉन 10 बिलियन से अधिक वैल्यू वाली कंपनी डेकॉन कहलाती है, और हेक्टाकॉन क्या होता है, तो 100 बिलियन से अधिक वैल्यू वाली कंपनी हेक्टाकॉन कहलाती है। आगे देखें ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 और भारत की रैंक क्या है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के कारण आए उछाल के कारण रैंकिंग में बदलाव हुआ है और भारत की वर्तमान रैंक 4थी हो गई है। भारत में यूनिकॉर्न की संख्या टोटल 61 है। भारत के पिछड़ेपन का कारण
यूके में AI स्टार्टअप्स तेजी से बढ़े जिससे यूके तीसरे स्थान पर आ गया और भारत एक पायदान नीचे खिसक गया है। तो सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, 806 यूनिकॉर्न है यहाँ पर, चीन में 381, यूनाइटेड किंगडम में 70 और भारत में 61। आगे देखें भारत की पिछली रैंकिंग का इतिहास देखें तो भारत पिछले कई वर्षों से लगातार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाए हुए था। साल दर साल भारत का प्रदर्शन इस प्रकार रहा है। 2023 में तीसरी रैंक थी, 68 यूनिकॉर्न्स थे। 2024 में तीसरी रैंक थी, 67 यूनिकॉर्न्स थे। 2025 में तीसरी रैंक थी, 64 यूनिकॉर्न्स थे और 2026 में फोर्थ रैंक में आ गए हैं 61 यूनिकॉर्न्स के साथ। ठीक है, आगे देखिए भारतीय यूनिकॉर्न इकोसिस्टम के मुख्य बिंदु क्या है। तो भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बेंगलोर है, 25 यूनिकॉर्न के साथ भारत में नंबर 1 और वैश्विक शहरों में टॉप 10 में शामिल है। दूसरा सबसे बड़ा शहर मुंबई है जहां पे 13 यूनिकॉर्न्स हैं। भारतीयों का वैश्विक दबाव अगर हम देखें तो भारतीय मूल के संस्थापकों ने भारत के बाहर 217 यूनिकॉर्न सह स्थापित को फाउंडेड किए हैं। प्रमुख सेक्टर देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न फिनटेक, ई कॉमर्स और वैश्विक कॉमर्स व गेमिंग सेक्टर से आते हैं। भारत के कुछ प्रमुख यूनिकॉर्न को आप देखें तो जीरोधा, जेरोपे और ड्रीम11, ज़ेप्टो, क्रेडिट बी, ये सारे यूनिकॉर्न्स हैं। तो याद रखिएगा हमारी रैंक इस बार चौथी हो गई है जो कि पिछले बार की अपेक्षा थोड़ी सी खराब है, चौथे नंबर पर पहुंच गए, पहले हम तीसरे नंबर पे। अगला देख रहे हैं दूसरा पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन 2026। इसके आयोजन हुआ है 25 से 26 जून 2026 को। आयोजन स्थल था वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। भाग लेने वाले देश अगर देखें तो भारत सहित 35 देशों ने इसमें भाग लिया और इसमें जॉइंट स्टेटमेंट ऑन AI अपॉर्चुनिटी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मेजबान एवं आयोजक देखें, इस रणनीतिक पहल का नेतृत्व और आयोजन अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा किया गया था जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत तकनीक अवसंरचनाओं के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। वैश्विक तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में चीन के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगर हम देखें भारत की भागीदारी तो पहला चरण AI इम्पैक्ट समिट जो है फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत को औपचारिक रूप से इस पहल में शामिल हुआ था और दूसरे चरण में 2026 में 25 से 26 जून को वाशिंगटन डीसी में आयोजित दूसरे शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल ने हिस्सा लिया। आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और मौजूद प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा भी हुई। पैक्स सिलिका पहल क्या है ये भी समझ लेते हैं। पैक्स सिलिका एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना और मित्र देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। तो ये पैक्स सिलिका कहाँ पर हुआ है तो याद रखिएगा अमेरिका में। और कब से कब तक हुआ है तो 25 से 26 तक। आगे देखते हैं इटारो ओपन चैलेंजर 2026 टेनिस प्रतियोगिता। इसका आयोजन हो रहा है टार्गो मुरेस, रोमानिया में। जून 2026 में आयोजित हो रही है और इसमें विजेता बने हैं सुमित नागल जो कि भारत के हैं और उप विजेता फेलिक्स बॉलसा हैं जो फ्रांस के हैं। फाइनल स्कोर में इनमें 6-3 और 7-5 से इनको विजय मिली है। सुमित नागल ने लगभग 2 साल बाद पहला ATP चैलेंजर खिताब जीता है। तो इनका नाम याद रखिएगा कि ये टेनिस प्लेयर हैं और कहाँ पर खेलने गए हैं तो टार्गो मुरेस, रोमानिया में इन्होंने विजेता पद हासिल किया है। आगे देख रहे हैं प्रभजीत सिंह, इनकी कंपनी है OpenAI, ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर MD हैं। पदभार ग्रहण करेंगे सितंबर 2026 से और रिपोर्ट करेंगे APCA में मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मेनाई को। OpenAI ने प्रभजीत सिंह को इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। सितंबर 2026 से पदभार संभालेंगे और एशिया पैसिफिक के मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मानी को रिपोर्ट करेंगे। इससे पहले वे लगभग 11 वर्षों तक उबर इंडिया एंड साउथ एशिया के प्रेसिडेंट रहे। यहाँ उन्होंने इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में उबर के मोबिलिटी बिजनेस का नेतृत्व किया है। भारत में उनकी जिम्मेदारी में कस्टमर ग्रोथ, एंटरप्राइजेस अडॉप्शन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रेगुलरिटी, इंगेजमेंट और ऑपरेशंस शामिल होंगे। तो याद रखिएगा कि इनको OpenAI ने प्रभजीत सिंह को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। आगे देख रहे हैं स्टैटिक्स डे 2026, ये 20वां संस्करण है इसका। 29 जून 2026 को ये तिथि मनाई जाती है। वर्ष 2007 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसकी इस बार थीम थी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। उद्देश्य है इसका देश में महत्व एवं जो डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग है इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाना। अगर हम देखें कि PC
महान लोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। डेटा को कलेक्ट, एनालिसिस और इंटरप्रेट करने का विज्ञान, जिसे सही डिसीजन मेकिंग की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। यहाँ पीसी महालनोबिस की चर्चा कर लेते हैं। भारत के एक महान सांख्यिकविद, स्टैटिस्टिशियन थे, अर्थशास्त्री एवं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महालनोबिस डिस्टेंस की अवधारणा विकसित की थी और भारत की सांख्यिकी योजना की प्रणाली को मजबूत आधार दिया था। तो ये डे मनाया जाता है 29 जून को और इस बार इसकी ये थीम थी। ये हमारे 6 महीने की करंट अफेयर्स की बुक आपके मार्केट में अवेलेबल है। इसी प्रकार आपका सपोर्ट बना रहे, लगातार आप हमसे जुड़े रहें। डेली करंट अफेयर्स में आपका हर रोज़ स्वागत है। हर रोज़ मैं ये वीडियो लेकर आता रहूँगा। आपका सपोर्ट मुझ पर तक बना रहे, हमारी संस्थान तक बना रहे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जल्दी फिर मुलाकात होगी। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।